नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज छत्तीसगढ़ से, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर रमन सिंह पर हमला बोल दिया है। सीएम बघेल ने पूर्व सीएम पर हमला बोलते हुए कहा कि गढ़मुक्तेश्वर का जो रिजॉर्ट है वो किसका, पहले रमन सिंह ये बताएं। साथ ही उन्होंने राज्य में 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह को भ्रष्टाचार में लापरवाही बरतने का भी उन पर आरोप लगा दिया है। अब रमन सिंह जी को दौरा करने से तो रोक दिए हैं। वो केवल सोशल मीडिया में सक्रिय रहते हैं और रोज़ कुछ न कुछ इस प्रकार से एक बयान दे देते हैं। लेकिन रमन सिंह जी से मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ कि 10 साल से कम समय में उसकी जो संपत्ति, उसके बेटे की संपत्ति 1500 गुना कैसे बढ़ा, उसका जवाब दे। दूसरी बात यह है कि गढ़मुक्तेश्वर में रिसोर्ट है, उत्तराखंड में वो किसका है वो बताएं। और नान घोटाले में जो कहते हैं कि सीएम जो है वो चिंतामणि है, तो सीएम मैडम कौन है? और यदि चिंतामणि है तो रमन सिंह ये बताए कि उसको आरोपी क्यों नहीं बनाया गया। यदि सीएम सर का अर्थ चिंतामणि है तो उसे आरोपी क्यों नहीं बनाया गया, और उसके नाम से न्यायालय में जो दस्तावेज प्रस्तुत किया गया उसमें उसका उल्लेख क्यों नहीं है। चीट फंड कंपनी में जो घोटाले हुए लगभग अब 6-6.5 करोड़ का है, और लगातार रमन सिंह, उसके बेटे, उसकी पत्नी, सभी लोग कार्यालय का उद्घाटन करते रहे। जो संवैधानिक पदों में बैठे रहे वो लोग भी रोजगार मेला लगा के एजेंटों को सर्टिफिकेट बांटते रहे, और जो कार्यालय बंद हो गए थे उसको फिर से शुरू क्यों करवाया गया। और रीवा पुलिस ने शहर के सबसे भीड़भाड़ वाले इलाके के चौपाटी में दबिश दी है। इसके बाद सामाजिक तत्वों में भगदड़ का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि कुछ असामाजिक तत्वों को पुलिस ने पकड़कर उनका चालान काटा और हेलमेट पहनने की भी हिदायत दी है। पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने बताया है कि आज की युवा पीढ़ी नशे की लत में समाई जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ युवाओं को समझाया भी गया है, नशे से दूर रहें और सही रास्ता पकड़कर सही इंसान बने और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। तस्वीरों में हम आपको दिखा दें कि यहाँ पर पुलिस बल मौजूद है, और यहाँ आपको बता दें कि ये शहर का सबसे भीड़भाड़ वाला इलाका है, जहाँ पर पुलिस ने छापेमारी की है और साथ ही साथ कई चालान भी यहाँ पर काटे गए। जो भी यहाँ पर कमियां मिली हैं उसको लेकर भी पुलिस प्रशासन काफी सतर्क और संजीदा नजर आया है। इस बीच बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों पर भी पुलिस ने कार्रवाई की, उनके चालान काटे। साथ ही साथ नशे को लेकर भी पुलिस ने जागरूकता फैलाई है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान मुंबई पहुंचे हैं, जहां उन्होंने निवेशकों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में मध्य प्रदेश के निवेश को लेकर चर्चा की गई है, और बैठक के बाद वीडियो जारी कर मुख्यमंत्री ने बताया है कि निवेशकों से हुई चर्चा में प्रसन्नता के साथ बातें सामने आई हैं कि मध्य प्रदेश में निवेश के लिए इन्वेस्टर्स में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भी आ रहे हैं, और उन्होंने निवेश के प्रति जो प्रतिबद्धता दिखाई है उसे देखते हुए ये तय है कि रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी होगी। आज निवेशकों से बात करने मुंबई आया था। मुझे प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश में निवेश के लिए इन्वेस्टर्स ने जबरदस्त उत्साह दिखाया। वो मध्य प्रदेश की संभावनाओं का दोहन करने के लिए तैयार हैं, और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भी आ रहे हैं। और उन्होंने जो प्रतिबद्धता जताई है निवेश की मध्य प्रदेश में, उसको देखते हुए रोजगार के अवसरों में व्यापक बढ़ोतरी होगी। हमारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा। मध्य प्रदेश पर विश्वास। मध्य प्रदेश की ओर करेंगे, जहां पर सरकार में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा गुजरात के पालनपुर पहुंचे हैं। यहाँ उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ एक अहम बैठक की, और इस बैठक में उन्होंने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आभा मंडल से लोकार्पित भारत देश विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है।
आगे उन्होंने और क्या कहा वो आपको सुनवाते हैं। एक सक्षम भारत, एक ऐसे भारत का निर्माण करने भारतीय जनता पार्टी जा रही है जो भारत पुनः विश्व गुरु की तरफ बढ़ सकता है। आज पूरा देश जिसके आभा मंडल में आलोकित हो रहा है, ऐसे नरेंद्र भाई मोदी जी का नेतृत्व आपने गुजरात से दिया है। माननीय मोदी जी हमारे मध्य प्रदेश के भी एक समय में प्रभारी थे। जब मैं पहली बार विधायक था सन 90 में, जब वो आते थे तो हम उनके अंदर गुजरात के मुख्यमंत्री की छवि उस समय देखते थे। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए तो लोग पूरे देश के उनके अंदर प्रधानमंत्री की छवि देखते थे, और जब वो देश के प्रधानमंत्री बन गए तो लोग उनके अंदर विश्व के नेता की छवि देखते थे। मित्रों, एक ऐसा नेतृत्व है जो एक विश्वास का परिचायक है। मोदी जी का नाम अगर कोई लेता है तो आत्मविश्वास से भरा हुआ नाम होता है। जैसे मैंने बताया, क्यों जीतते क्यों थे? इसलिए कि वो एक विश्वास उनके अंदर रहता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अंधेरे से बचने के लिए मूल मंत्र क्या है वो आपको बताते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने आखिर क्या कहा? काम करने के पीछे हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। अब मैं मुख्यमंत्री हूं तो मुझे कोई तो नहीं कहता कि तू दिनों रात काम कर, लेकिन मुझे चैन ही नहीं पड़ती। मुझे लगता है एक क्षण भी बेकार काय को गवाऊं। आखिर तुम 8.5 करोड़ जनता की हो, तुम आराम से कैसे बैठ सकते हो भाई? वो तड़प मुझसे काम करवाती रहती है। आप भी मेरे जैसे महत्वपूर्ण हो। देखो, काम के पीछे एक दृष्टिकोण, नौकरी है यार, करना है। एक मंदिर बन रहा था, मंदिर बनाने के काम में 3 मजदूर लगे हुए थे, पत्थर तोड़ने के काम में। एक साधु गुजरे वहां से, गर्मी के दिन, मई का महीना, सूरज अपनी किरणों से आग बरसा रहे थे और धूप में मजदूर पत्थर तोड़ रहे थे, पसीना बह रहा था। साधु ने पहले मजदूर से पूछा, क्या कर रहे हो भाई? तो गुस्से से चेहरा दमक, गुस्से से लाल हो गया। बोला, अंधे हो, दिखाई नहीं देता? किस्मत फूटी तो पत्थर फोड़ रहा हूं, पूछ रहे हो क्या कर रहे हो भाई? बाबा शांति से आगे बढ़ गया, दूसरे मजदूर के पास पहुंचे। तुम क्या कर रहे हो भाई? वो पहले से ज्यादा शांत था थोड़ा। कहा, बाबा कुछ नहीं, दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, पेट भरने के लिए मजदूरी कर रहा हूं, पत्थर तोड़ रहा हूं। तीसरे के पास पहुंचे तो पसीना बह रहा था उसके भी, लेकिन चेहरा आनंद से दमक रहा था। उसने कहा, बाबा देख नहीं रहे सामने भगवान का मंदिर बन रहा है, और वो मंदिर बनाने के लिए जो पत्थर लग रहे हैं, उन पत्थरों को तोड़ने का सौभाग्य मेरे हाथों को मिला है। मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि मंदिर के लिए पत्थर तोड़ रहा हूं। काम 1, पत्थर तोड़ना। दृष्टिकोण 3। मैं सचमुच में अंतरात्मा में सोच के देखो, अगर काम करते समय हमारा तीसरा दृष्टिकोण रहा, करे प्रदेश से अंधेरे को दूर कर रहा हूं, किसान के खेतों में पानी दे रहा हूं, माता बहनें पानी नहीं भरेगी, बिजली का खटका दबाएगी, झरझर नल चल जाएंगे, मेरी बनाई बिजली से कारखाने चल रहे हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है। सचमुच में काम आपको पूजा लगेगा, पूजा कि मैं इतनी चीजें कर रहा हूं, मेरा जीवन ही धन्य है। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि अगर ये बिजली का अपव्यय रुक जाए, और जनता को जागरूक करना पड़ेगा। कई बार लगता है कि दिन में ही खेत में लाइट जल रही, साहब दिन भर जल रही है, जरूरत नहीं है, बिजली जल रही है। ऑफिस में आप देखो, ऑफिस में क्या होता है, 2 बल्ब से काम चले तो भी जब तक पूरा जगमगा नहीं देते, और एसी कितने पे चलाएंगे? 18 डिग्री। अरे 18 की जरूरत क्या है? अपन को इंग्लैंड में थोड़ी पैदा हुआ है, जरूरत तो 25-26 पे चलाओ। हम क्यों फालतू बिजली जलने दें? और बिजली जलती तो पैसा लगता, पैसा कौन का लगता? पैसा हमारे प्रदेश का है, प्रदेश की जनता का है। और इसलिए ऊर्जा बचत के काम में सबसे प्रभावी भूमिका आपकी होनी चाहिए। अपने आप से शुरू करो कि मेरे घर भी मैं फालतू बिजली नहीं जलने दूंगा,
और मेरे ऑफिस में भी मैं फालतू बिजली नहीं चलने दूंगा। हम 4-5 हजार करोड़ रुपए हर साल बचा सकते हैं, 4-5 हजार करोड़ जो कई कामों में लगा सकते हैं। इसलिए मैं बधाई देता हूं, हमने ऊर्जा साक्षरता अभियान चलाया है। इंफ्रा को और सुदृढ़ करना, उसके लिए लगभग और 22-24 हजार करोड़ रुपए की योजना बनी है। और बिजली जो देना है वो देना है 10 घंटे तो 10 घंटे, 24 घंटे जहां 24 घंटे, और हर स्तर पर मेंटेनेंस के कामों को प्रोफेशनली मैनेज करना है। मध्य प्रदेश के मंत्री और भाजपा नेता विश्वास सारंग ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर निशाना साध दिया है। उन्होंने जमकर कटाक्ष करते हुए क्या कुछ कहा, मंत्री सारंग की सुनिए जुबानी। कमलनाथ जी के दामन पर 84 के सिख दंगों के दाग हैं। उस समय के तथ्य भी ये कहते हैं और उस समय के चश्मदीद गवाह भी यही कहते हैं। पर इस देश का ये दुर्भाग्य है कि कांग्रेस ने हर समय नरसंहार करने वाले या करवाने वालों को प्रश्रय दिया है, संरक्षण दिया है। ये शर्म की बात है कि वो कमलनाथ जी जिन पर सीधे सीधे सिख दंगों के आरोप है वो कांग्रेस के नेता हैं। कांग्रेस उन्हें मुख्यमंत्री बनाती है। पिछली बार जब उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था उस समय भी मैंने ये मामला उठाया था। और कल जिस प्रकार से दुखी मन से इंदौर में पावन गुरुद्वारे में संतों ने उनका विरोध किया, तो ये बात सिद्ध होती है कि सिख समाज में इस बात को लेकर कितना रोष, और केवल सिख समाज नहीं, संपूर्ण हिंदू समाज में इस बात को लेकर रोष है कि वो पंथ जिन्होंने हिंदुओं को बचाया, जिन्होंने हिंदुओं की रक्षा की, उनके कत्लेआम करने का काम ऐसे कांग्रेस के नेताओं ने किया था। कांग्रेस को चाहिए कि एक बड़ा विषय है, कल गुरु नानक साहब के 553वें प्रकाश पर्व पर जिस प्रकार से ये बात उठी है, एक बार पुनः कांग्रेस को इस बात का विचार भी करना चाहिए और निर्णय भी लेना चाहिए कि कमलनाथ को तुरंत प्रभाव से कांग्रेस से निष्कासित करे और सार्वजनिक रूप से नेहरू परिवार 84 के दंगे जो हुए थे और बढ़ते अगली खबर की ओर। यहाँ प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा की महतारी हुंकार रैली में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बिलासपुर पहुंची हैं। यहाँ उन्होंने छत्तीसगढ़ भवन में पार्टी नेताओं के साथ मुलाकात की और इसके बाद वो गांधी चौक से स्मृति ईरानी महतारी हुंकार रैली में शामिल हुई। 3 किलोमीटर लंबे इस रोड शो में जगह जगह जोरदार स्वागत किया गया और केंद्रीय मंत्री की रैली नेहरू चौक पहुंची, जहां पर वो एक जनसभा को संबोधित करने लगी। मध्य प्रदेश के रीवा जिले से खबर है, जहां नशीली कफ सिरप के कारोबार करने वालों का जाल फैला हुआ है और पुलिस के द्वारा की जा रही कार्रवाई के बावजूद खुलेआम जगह जगह कोरेक्स सिरप नाम की इस दवाई की बिक्री हो रही है। अब ऐसे में आपको बता दें कि सिमरिया पुलिस ने ऐसे ही एक कोरेक्स तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके घर से तलाशी लेने पर 50 शीशी नशीली कफ सिरप बरामद हुई। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने बताया है कि इस युवक के द्वारा कोरेक्स कहां से लाई जा रही थी, इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है। और इसी खबर पर जानकारी के लिए विवेक सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, आपसे जानना चाहेंगे कि पुलिस ने पूछताछ में और क्या क्या बातें जो हैं सामने आई हैं, कितने लोगों का ये पूरा गिरोह था जो ये काम कर रहा है? जी मैं बताना चाहता हूँ, गिरोह का तो कुछ पता नहीं चल पा रहा है। बस इतना पता चल पा रहा है कि सिमरिया थाना द्वारा बराव गांव में एक युवक को पकड़ा गया है, उसके घर में 50 शीशी कफ सिरप मिलने की वजह से। जी विवेक, तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो आरोपी है उसने क्या कुछ बताया है कि वो कितने समय से ये काम कर रहा है और कहाँ इस दवा की जो है सप्लाई की जाती है? नहीं, ऐसा तो कुछ अपडेट नहीं आ पाया मैम। बस इतना बताया गया है कि कफ सिरप है, क्या गिरोह है, कितने गिरोह है, इसका तो खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। तो विवेक, जहाँ से ये कफ सिरप बरामद हुई है वहां पर क्या ये सिर्फ एक गोदाम की तरह रखी हुई थी, एक गोडाउन बनाया गया था उस जगह को, या फिर वहीं पर ये दवा बनाई भी जा रही थी?
नहीं, एक गोदाम की तरह बनाया जा रहा है। ये दवा वहां पे बनाई नहीं जाती थी एक्चुअली। पूर्व में ये सूत्रों द्वारा जानकारी मिली थी कि ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का सटा हुआ बॉर्डर है, तो उत्तर प्रदेश से ये कप सिरप आती है मध्य प्रदेश में। चलिए विवेक, धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें कि इस पूरे मामले में छानबीन अभी जारी है। हालांकि छापेमारी के दौरान पुलिस ने 50 शीशी कोरेक्स दवा बरामद कर ली है और एक आरोपी को भी मौके से गिरफ्तार किया गया है और फिलहाल इस आरोपी से पूछताछ जारी है। और करेंगे छत्तीसगढ़ का, जहां राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन के बयान के बाद सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। भाजपा की सरकार के वक्त प्रदेश के गृह मंत्री रह चुके और विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने नक्सल मामले पर कांग्रेस सांसद पर पलटवार करते हुए पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी को ही नस्ल समस्या की जननी बता दिया है। आपको ये बता दें कि बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश से रंजीत रंजन सांसद तो बन गए मगर छत्तीसगढ़ की ABCD उन्हें मालूम नहीं है। नक्सलवाद और उसकी जन्मदाता और संरक्षक कांग्रेस पार्टी है। साथ ही रंजीत रंजन के बयान को गलत बताया और कहा कि देश और प्रदेश के विकास को नक्सलियों ने अवरुद्ध कर दिया है। मैं ये कहूंगी कि सारे नक्सलवाद जो है और नक्सली लोग गलत नहीं होते, खराब नहीं होते और बहुत लोगों को मिसयूज किया जाता है और बहुत लोग उनके नाम से अपनी दुकानें चला रहे होते हैं। सांसद जरूर बन गई है, परंतु उनको छत्तीसगढ़ की परिस्थितियों की ABCD भी नहीं मालूम है। और हम शुरू से कहते रहे कि नक्सलवाद का अगर कोई जन्मदाता और संरक्षक कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। सांसद जरूर बन गई है, परंतु उनको छत्तीसगढ़ की परिस्थितियों की ABCD भी नहीं मालूम है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक प्रेस वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। कभी गए हो मंदिर मस्जिद तो उस दृष्टि से तो समझ में आए, चुनाव की दृष्टि से मंदिर मस्जिद जाते हैं तो भगते भगते जाते हैं। सर हो सजदे में मगर दिल में हो दुनिया का ख्याल, ऐसे तो मंदिर जाते हैं। चुनावी हिंदू हैं। महाकाल लोक पे जाके देखें कितना रोजगार मिला है। बाकी के ओंकारेश्वर पे जाएं, मैयर माता पे जाएं, पीताम्बरा पीठ पे जाएं, देखें कितने लोगों को, माली को रोजगार, फूल वालों को, पत्ते वालों को, चाय वालों को, कचौरी वालों को कितना रोजगार मिला है। इनको ये समझ में नहीं आएगा कमलनाथ जी दरअसल सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए और इनको क्या गरीब का दर्द मालूम होगा। जाके पाए ना फटी बिमाई, सोका जाने पीर पर आई। राहुल जी की यात्रा दरअसल इस छोर से प्रारंभ करने के पहले उन्होंने एक विषय उठाया था राजस्थान यात्रा में, हिंदू और हिंदुत्व पर सवाल उठाए थे। उसके बाद की आप श्रृंखला देखें तो सलमान खुर्शीद जी ने एक आतंकी संगठन से हिंदुओं की तुलना कर दी। जो पाटिल जी हैं, उन पाटिल जी को गीता के अंदर जिहादी समझ में आने लगे। उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उन्होंने सनातन पर धर्म पर सवाल उठा दिए। अब जो उनके कर्नाटक के अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के सतीश जारकीहोली जी, उन्होंने भी हिंदू के शब्द की व्याख्या कर दी है। दरअसल इनका उद्देश्य भारत जोड़ो नहीं है, भारत तोड़ो है और जब तक हिंदुत्व शब्द है तब तक ये जातियों में बांट नहीं सकते उसे, क्योंकि आखिर में उसके नाम पे सब एक हो जाते हैं। और इसलिए प्रारंभ के दिन से ही, यात्रा प्रारंभ होने के बाद मैंने सीरीज आपको गिनाई, आप कहेंगे तो और गिना दूंगा। ये सिर्फ उसी में रहते हैं। मेरे को समझ में नहीं आता हिंदुत्व से क्या आपत्ति, और ज्यादा आपत्ति जिन लोगों को है वो पाकिस्तान जाके निवासरत क्यों नहीं हो जाते, वहां जाके रहें। किसने रोका है? वैसे भी वहां किसी नए की जरूरत है। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।